हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है पिचास का पेड़। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े से बंगले में रहने की। मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पर मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी। उसमें 4 कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेलियों की तरह आंगन था जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को देखकर बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको एकटक देखती रही, फिर अचानक लगा जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर ज्यादा गौर ना करते हुए मैं घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत ही खुश थे क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए तो स्वप्न का समान था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बेटे ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं और मेरे पति जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे, भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ दर्द से कर्रा रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी। अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पैर मुड़ गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि ऐसी ही धक्का मुझे ऊपर छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजर दौड़ाई पर एक ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। अचानक से मेरे ऊपर कबूतर की बिट गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वही पीपल का पेड़ जो बाहर बगीचे में था, उसका आधे से ज्यादा भाग आंगन पर साफ दिख रहा था। उसके पत्ते हवा से खूब तेज हिल रहे थे। न जाने क्यों, पर उस पेड़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। रात को मैंने अपने मन का डर अपने पति से साझा किया। वह पहले तो हंस पड़े कि थोड़ा, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, देखो, तुम्हारी ही जिद की वजह से मैंने इतने बड़े बंगले के लिए हाँ किया था। इसीलिए इस वहम को दिमाग से निकालो और अपने सपनों को खुलकर जियो। फिर दोबारा ऐसे घर में शायद ही रहने का मौका मिले। कह तो वही ठीक ही रहे थे। मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैं अगले दिन घर की साफ सफाई में जुट गई। हैरानी की बात थी कि मेरे ज्यादा पैसे देने पर भी कोई काम वाली बाई मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई थी तो स्टूल पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक छोटे से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मन हुआ उस कमरे में जाने का। मुझे याद आया कि जिसने हमें यह घर दिलवाया था, उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को खोज लाई और उस कमरे का ताला खोल दिया। अंदर का नजारा काफी भयानक था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में बने 2 बड़े-बड़े रोशनदान से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किया सदियों बीत गए हों। मैं खांसते हुए अंदर की ओर धीमे धीमे कदमों से बढ़ने लगी। कमरे में पूरा कबाड़ इकट्ठा कर रखा था, पर जब मैंने सब चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वह संदूक, कुर्सी, मेज, मटके सब कुछ पुराने जमाने के लग रहे थे। उन पर की गई नक्काशी 16वीं से 17वीं सदी की लग रही थी। किसी का राजा महाराजा के समय की थी ये। तभी मेरी नजर एक अजीब से दिखने वाले ड्रेसिंग टेबल पर जा
कर रुकी। उसका शीशा आधा टूटा था, पर फिर भी मेरी पूरी शक्ल उसमें दिख रही थी। मैं अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित हो चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसको खोलने की कोशिश कर रही थी, हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मेरे चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वह ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने को और खुद को निकालने की, पर ऐसा लगा मानो कोई उस पर और दबाव बना रहा है। मैं बेहोश होने लगी कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा है। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे पति और मेरे डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समय नहीं कि क्या हुआ, मैं हैरान से उनको देख रही थी। तभी मेरा बड़ा बेटा रौनक बोला, मम्मी आप उस कमरे में बेहोश पड़े थे, मैं आपको खींचकर बाहर लाया। मेरे पति मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, वो टेबल थोड़ा सा और ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी ना मंजू, हद कर देती हो। इतनी भी क्या साफ सफाई करने की रही थी तुम्हें। तभी डॉक्टर बोले, शुक्रिया, ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है, हाथ में थोड़ी हो जाएगा, हाथ में थोड़ा सा लगा है, ठीक हो जाएगा। रात को मैंने अपने पति को सारी आपबीती सुनाई। मुझे न इस घर से डर लगने लगा और मैंने कहा, सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मेरे पति अपने ऑफिस से चपरासी की बहन को घर ले आए। मंजू यह तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी और यही रहेगी, रोज आना जाना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे उसका काम कमरा दिखाया और काम समझाया और उस दिन का सारा काम समझा अपना कमरे में वापस आई। शुक्रिया, आपको मेरी कितनी फिक्र है, यह कहकर मैं अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहां गई, पर्दा हटाया पर कुछ नहीं था। शायद वह भी वहां ही था, यह सोच अपने दिल को मना लिया। कुछ दिनों थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वह फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडे पर तार बांधकर हम कपड़े सुखाते हैं वह उस पर गिरा हुआ है। अरे लता, यह कैसे हुआ? यह डंडे तो बहुत मजबूत है, यह तुम पैर कैसे गिर गए? मैंने अचरज से पूछा। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर पर लाई और अपने पति को ऑफिस में फोन करवाया। मेम साहब, यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नजर उस ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देखते रह गई थी कि यह अचानक मुझ पर गिर पड़ा। वह दर्द से कर्रा उठी और बोली, मेरा माथा ठनक, जब हम में से किसी को चोट पहुंचती है तब तक वहां पीपल की पेड़ का साया दिखता है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल के वृक्ष का साया साफ दिख रहा था। मेरा सिर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो नहीं निवास कर रहा इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, इसीलिए हमें चोट पहुंचा रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अब बहुत डर सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती। मैंने अपने इस डर और पीपल की पेड़ से जुड़ी सभी घटनाओं को अपने पति को बताया। हम चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने आश्चर्यजनक से देखते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ा रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी तो वह गांव चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को ले आए। उन्होंने उसको पीपल का पेड़ दिखाते हुए कहा, यह पेड़ है, इसकी जितनी छटनी कर सकते हो कर दो। जब मैंने यह सुना तो भाग कर वहां पहुंची। यह क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, यह सब पुरानी तकनीकियां है, सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी छटनी तो जरूरी होती है और फिर इसकी छटनी से इसकी छाया घर के हर कोने में नहीं पड़ेगी। तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया जल्दी करो, उन्होंने कहा।
वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, बहुत तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते हवा तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत बड़ा टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने अपनी आंख बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंख खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबरा कर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस पेड़ की टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर ले आए। डॉक्टर ने आने पर एम्बुलेंस बुलवाया और हॉस्पिटल पहुंचने मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। यह सुनकर मैं स्तंभ रह गई। और कितने को नुकसान पहुंचाएगा यह पीपल का पिचास। कोई माने या ना माने, मुझे यकीन हो चला है कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। उस समय यह सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझी मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब भी वह ठीक हो जाएंगे तब हम यहाँ घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल से चक्कर लगाते एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंची। जो देखा वह एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सामा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस हलक में अटकी। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। यह देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम से उस पर गिरा। मैं उसमें उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सिकाई करी और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। स्टल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसको धक्का दे दिया। वह कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो अचानक उसे डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना। मैंने गुस्से से कहा। वह मम्मी मेरी और ऋषभ के बीच शर्त लगा थी। बस वह जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यह सब सोच रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई न था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहां भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, गेट अपने आप बंद हो गया। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गया क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी मुझे डर लग रहा है। बेटा मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा है। तुम हिम्मत रखो। रौनक बेटा जल्दी से आओ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ रौनक तक पहुंच नहीं रही है। मुझे बार बार की ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी उस तक नहीं पहुंच रही थी। मैं असहाय हो गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहां देखा तो आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था? मम्मी कुछ नहीं हुआ था, हमें तो आराम से सो रहे थे और हम आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए यह सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें ले मैं हॉस्पिटल गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया।
डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलता था। मैंने तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह वहम ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटना तो कुछ और ही इशारा कर रही है। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो न, बस अब सोच लिया, हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांध हमारी गाड़ी उस घर के गेट के बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीपल का वह पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहे हों। अब यह तब तक शांत रहेगा जब तक कोई और वहां रहने न आ जाए। दोस्तों, यह थी एक पेड़ की और एक पिशाच की कहानी। दोस्तों, यह कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी अगले कहानी में।